अब मेरा निशाना मिसेस भटनागर नहीं बल्कि विंग कमांडर भटनागर था। दूसरे रोज शाम को मैं उन लोगों के बंगले पर गया तो विंग कमांडर भटनागर भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी बंदनी भी चहक रही थी। वो भी मेरी जबरदस्त मुतक़िद हो चुकी थी, मगर मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सारी तवज्जो अब विंग कमांडर की तरफ मरकूज हो गई थी। मैंने उसे कहा कि उसकी तरक्की के कागजात जल्द मंजूर होकर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि कुदरत ने मेरी दुआ कबूल की थी या विंग कमांडर साहब की तरक्की का वक्त आन पहुंचा था। वो जैसे तरक्की चाहते थे वो हो गई, और एक मजीद खुशकिस्मती ये हुई कि विलायत से उनके बेटे पर शुत्तम का खत भी आ गया। अब तो उस घर में मेरा जबरदस्त रोब बैठ गया था। सभी मेरे अकीदतमंद हो गए थे। मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर भी ना निकलता। सावित्री भी खुश थी। मैं भी दिन का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजारता। एक रोज विंग कमांडर भटनागर मेरे करीब बड़े अदब से बैठा था। मैंने उसे कहा, तू नादान है, कर्म कांड के चक्कर में फंसा है। तेरे हाथ से पुरुष के माथे से लहू निकला। जानता हूँ वो पुरुष हमारा दुश्मन है, परंतु फिर भी वो जीवात्मा है। भगवान तुझसे नाराज थे, पर मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे घर के पाप कट गए। विंग कमांडर कहने लगा, मगर स्वामी जी, जिस पुरुष को मैंने मारा था वो हमारे देश का दुश्मन है। मैंने बड़े जलाली अंदाज में कहा, तुम हमें क्या बताते हो बालक, हम मंतरयामी हैं। हम सब जानते हैं कि वो दुश्मन का जासूस है। विंग कमांडर पर मेरा पहले ही बहुत असर था। हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, आप तो दिलों के भेद जानते हैं। जब दुश्मन का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उससे पूछगिछ करते हैं, उसको मारा पीटा भी जाता है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बताए कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने फौरन कहा, मगर उस जासूस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बोलो, कुछ बताया कि नहीं? विंग कमांडर ने दबी जबान में एतराफ किया, जी नहीं स्वामी। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ अश्लोक पढ़े, फिर आंखें खोलकर पूछा, क्या तू चाहता है कि वो तुम्हें सारे पाकिस्तान के राज बता दे? क्या इस तरह से दफ्तर में तेरी नेक नामी होगी? विंग कमांडर बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा, हाँ स्वामी जी, मेरी मजीद तरक्की हो जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दुश्मन का जासूस अपनी जबान खोल दे? उसे हमने बहुत मारा पीटा है, हर तरह की अजियत दी है, पर वो बिल्कुल नहीं बोला। ये पाकिस्तानी कमांडो है स्वामी जी, इन्होंने कश्मीर में हमारे पुल। मैंने जल्दी से हाथ बुलंद करके कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की है, हम उसे सुखी देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं कसदन खामोश हो गया। विंग कमांडर बोला, महाराज, ये पाकिस्तानी जासूस किस तरह अपना राज बताएगा? मैंने बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, सोचेंगे। इस वक्त हमारा सर न खाओ। तुम्हारे जासूस उधर पकड़े जाते हैं, उधर के जासूस इधर पकड़े जाते हैं, हमें क्या? हम तो विष्णु माता के भक्त हैं। विंग कमांडर खामोश हो गया। सावित्री आ गई, उसने मेरे लिए खाना लगवा दिया था। मैं खाना खाकर चलने लगा तो विंग कमांडर खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने मंदिर तक आया। दूसरे रोज फिर उसने गाड़ी भेज दी। उस रोज भी मैंने अपने कमांडो साथी के बारे में अज खुद कोई बात न की। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के जरिए मुझसे कहलवाया कि वो कौन सी तरकीब है जिस पर अमल करने से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज बता देगा। मैंने सावित्री को भी डांट दिया कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का रंग कमांडर पर भरपूर असर कर चुका है तो मैंने उसे साथ लिया और धूप में बाहर बाग में आकर बैठ गया और कहा, हमें विष्णु माता की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद करें और तुझे वो तरकीब बता दें जिसके जरिए पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज उगल देगा। विंग कमांडर भटनागर ने हाथ बांध लिए और बड़े इश्तियाक से बोला, मैं आपका सारी उम्र सेवक रहूंगा महाराज। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए बैठा माला फिरता रहा, फिर आंखें खोलकर ओम हरि ओम का नारा लगाया और विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पाकिस्तानी जासूस से उसके सारे राज उगलवाऊं तो तुम्हें उसे यहाँ इसी बंगले में लाना होगा। विंग कमांडर भटनागर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, गुरुजी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तानी जासूस को मैं कमांड एरिया से बाहर नहीं ला सकता। मैं समझ गया कि वो मेरे साथी को बंगले में नहीं लाएगा। मेरी एक स्कीम फेल हो गई थी। मैं चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा करो कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं वहीं उस पर मंत्र पढ़कर खुफिया राज उगलवा लूंगा, और अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। ओम हरिओम। विंग कमांडर कुछ सोच कर बोला, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मिसेस भटनागर थाली में मिठाई लेकर बाहर बाग में आ गई। उसने बड़े अदब से मिठाई पेश की। मैंने एक लड्डू उठा लिया। मेरा जहन बड़ी तेजी से ये सोचने लगा था कि अगर मैं अपने साथी के पास पहुंच भी गया तो उसे वहां से कैसे निकालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खुद भी फंस जाऊं, मेरा भांडा भी फूट जाए। कई किस्म के शुकूक और अंदेशे जहन में सर उठा रहे थे। विंग कमांडर ने उसके बाद मुझसे जासूस के बारे में कोई बात न की। मैंने इस जिक्र को छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं वापस चलने के लिए उठा तो मिसेस भटनागर ने मेरे चरण छुए। विंग कमांडर भटनागर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। उसने ड्राइवर से कहा, गुरुजी को मंदिर छोड़ आओ। फिर मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़े, महाराज, कल आप पधारिए।
करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करवा सकूं। यह मुश्किल जरूर है, पर इसमें मेरी नेक नामी का मामला भी है। मैंने कमांडर को आशीर्वाद देते हुए बेनियाजी से कहा, बच्चा ये तुम जानो, मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। हम विष्णु माता के भक्त हैं और भक्ति में ही हमारी मुक्ति और निर्वाण है। मंदिर में आकर मैं रात को भी और दूसरे दिन भी यही सोचता रहा कि अगर विंग कमांडर मुझे मेरे साथी के पास ले भी गया तो मैं उसे एक ऐसे इलाके से कैसे बाहर निकालूंगा जहां कदम कदम पर एयरफोर्स के संतरियों का पहरा हो। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाने की जरूरत थी। मैंने सोचा कि साधु माता दास से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। दोपहर के बाद मैं मंदिर से उठकर माता दास से मुलाकात करने की गरज से बाग जोगियां वाले की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चला जा रहा था। अब मुझे उस शहर की सड़कों से बखूबी वाकफियत हो गई थी। मैं एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल हो रहा था कि महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये एक लंबी दाढ़ी वाला सिख था जिसने तंग मोरी वाला पाजामा और गर्म वॉस्कट पहन रखी थी। उसके कंधे से एक थैला लटका था। उस सिख को मैंने मंदिर से निकलते वक्त भी देखा था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। अब उसे कुछ फासले पर अपने पीछे पीछे आते और अपने साथ ही एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल होते देखा तो मैं चौकस हो गया। ये शख्स मेरा ताक़ुब कर रहा था। यकीनन इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। मैं मोहतात हो गया। उस वक्त तक मैं बाग जोगियां वाले के गेट पर पहुंच चुका था। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए कि साधु की झोंपड़ी मस्मार हो गई थी और सिपाही वहां खड़े अपनी निगरानी में साधु की एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। माता दास या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या फरार हो चुका था। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और आगे निकल गया। बाग में लोग चल फिर रहे थे। बाग के दूसरे गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने बड़ी चालाकी से पीछे निगाह डाली तो वो सिख कुछ फासले पर मेरे पीछे आ रहा था। मैं ज्यादा मोहतात होकर चलने लगा। चौक में एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। 2-3 बाजारों से रिक्शा गुजरा होगा कि मैंने एक जगह बस खड़ी देखी। मैंने रिक्शे वाले को अंदर बैठे बैठे 5 रुपए दिए। रिक्शा रुकवाया और तेजी से बस में सवार हो गया। बस एक तरफ रवाना हो गई। ये शहर की बस थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मैं उतर आया। यहाँ से फिर एक साइकिल रिक्शा लिया और वापस अपने मंदिर आ गया। जहाँ पहुंचकर अलाव के गिर्द बैठ गया। मेरे अकीदतमंद वैसे ही बैठे थे। मेरी तेज निगाहें सिख को तलाश कर रही थीं। वो कहीं पीछे रह गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी लग रही थी। अगर साधु माता दास पकड़ा गया है तो फिर मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। मुझे अपने ऑपरेशन पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि मैं उठा और हरिओम का जाप करता सड़क पर आ गया। मुझे वो सिख अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात थी। मैंने रिक्शा पकड़ा और उसे एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चलने को कहा। विंग कमांडर के भटनागर के बंगले पर खामोशी तारी थी। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया तो मिसेस भटनागर और उसकी बेटी बंधनी लपक कर मेरे स्वागत को बाहर आ गई। मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। विंग कमांडर अभी नहीं आया था। मेरे पास सिवाय सांप के मन के और चंद नकद रुपयों के और कुछ नहीं था, मगर दिल में ये जज्बा बुलंद था कि कुछ भी हो मुझे अपने साथी के पास जाकर उसे किसी न किसी तरह वहां से निकालना होगा। थोड़ी देर बाद विंग कमांडर भटनागर भी आ गया। मुझे बड़ी श्रद्धा से उसने प्रणाम किया, मेरे चरण छुए। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर की वर्दी में था। कमर में पिस्तौल लगा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को किसी बहाने दूसरे कमरे में भेजा और मेरे करीब आकर बोला, गुरुजी, मैंने इस बात की इजाजत ले ली है कि आप आज शाम जासूस से मुलाकात कर सकते हैं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से बड़ी बेनियाजी से बोला, इससे तुम्हें ही लाभ होगा बेटा, मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए ये काम करूंगा क्योंकि उसने हमारी बड़ी सेवा की है। विंग कमांडर ने वर्दी नहीं उतारी थी। कहने लगा, महाराज आप अभी मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी अरदास है कि सिर्फ 5 मिनट ही आपके पास होंगे। क्या आप इन 5 मिनटों में जासूस को राज बताने पर आमादा कर सकेंगे? मैंने आंखें बंद कर ली और माला वाला हाथ उठाकर कहा, परंतु प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारी लेख है। तुम पर अभी तक मंगल शनि सवार है बच्चा। विंग कमांडर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, महाराज भगवान के लिए पूरी कोशिश करें कि ये जासूस अपना राज बता दे, मुझे बड़ा फायदा होगा महाराज। मैंने कहा, भगवान कृपा करेगा, हम तुम्हारे लिए चलने को तैयार हैं। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि एक दोस्त मेरे दर्शन करना चाहता है क्योंकि वो बीमार है और खुद नहीं आ सकता, इसलिए गुरु जी को तकलीफ देकर वहाँ ले जा रहा हूँ। चलने को तो मैं विंग कमांडर के साथ चल पड़ा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँगा क्या। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहा था जहां अगर मेरा राज फाश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से निकाल नहीं सकेगी। विंग कमांडर भटनागर खुद जीप चला रहा था। वो कह रहा था, महाराज मैंने ये कहकर इजाजत ली है कि आप जासूस से अपने मंत्रों के जरिए राज मालूम कर लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अफसर को अपने साथ मिलाया है। महकमे को इसकी भिनक भी नहीं पड़ने दी। आप भी खामोश रहिएगा। मैंने कहा, बच्चा हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे, हमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहिए। जीप इंडियन एयर
एयरफोर्स के ममनुआ इलाके में दाखिल हुई तो मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया। मैं बिल्कुल तन्हा दुश्मनों के असलहे से लैस अड्डे में दाखिल हो रहा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और हरिओम का जाप करते दिल में खुदा को याद करने लगा। जीप एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में दाखिल होकर खारदार बाड़ वाले आहनी जंगले के दरवाजे पर रुक गई। एक सिख संतरी ने सैल्यूट मारा। विंग कमांडर ने रस्मी तौर पर अपना ID कार्ड दिखाया और जीप आगे बढ़ गई। मैं उस वक्त इंडियन एयरफोर्स बेस के कमांड एरिया में था। दाएं बाएं फूलदार प्लॉटों के अकब में एयरफोर्स के दफातर थे, जिनके आगे कहीं कतार में जीपें और कहीं एयरफोर्स के ट्रक खड़े थे। ऑफिस बंद हो चुके थे। शाम का फीका फीका अंधेरा उतरने लगा था। हमारी जीप क्वार्टर गार्ड के आगे से गुजरकर उसके अकब में एक बैरक के बाहर जाकर रुक गई। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े अदब से मुझे जीप में ही बैठने को कहा और खुद बैरक में दाखिल हो गया। ये कोई ऑफिस नहीं था जहाँ एयरफोर्स के जवान भी मुकीम नहीं थे, क्योंकि अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बार दिल ने कहा जीप लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया, क्योंकि मैं इस किस्म के खतरों से पहले भी गुजर चुका था। और फिर मेरा दिल अपने साथी कमांडो से मिलने को बेताब हो रहा था। यही सोच रखा था कि इससे मिलकर उसे तसल्ली ही दूंगा और कहूंगा कि वो फिक्र न करें, मैं उसके फरार की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग कमांडर बैरक में से बाहर निकला तो उसके साथ एक नीली वर्दी वाला संतरी भी था। संतरी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे लिए जीप का दरवाजा खोला। मैं हरिओम करता जीप से बाहर निकलकर विंग कमांडर के साथ एक बैरक में दाखिल हो गया। ये एक खाली बैरक थी। छत पर बीच में एक बल्ब जल रहा था। आगे एक दफ्तर का कमरा आ गया जिसमें 2-4 कुर्सियां और एक गर्द आलूद मेज पड़ी थी। विंग कमांडर ने संतरी को बाहर ही छोड़ दिया। उसने खुद जल्दी से रुमाल निकाल कर कुर्सी पर पड़ी गर्द साफ की और बड़ी आजिजी से कहा, महाराज आप यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आकर आपको साथ लिए चलता हूँ। वो दफ्तर का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। खुदा जाने क्या बात थी कि एक बार फिर मेरे दिल ने कहा यहाँ से भाग चलो। मैंने उस अहमकाना ख्याल को पीछे हटाया और दफ्तर का जायजा लेने लगा। ये एक वीरान सा कमरा था। लगता था कि किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंग कमांडर कोई 5 मिनट के बाद आ गया और अदब से बोला, चलिए महाराज। दफ्तर की दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। मालूम हुआ कि नीचे कोई तहखाना है। जीने के आगे एक लोहे का दरवाजा था जहाँ 2 संतरी हल्की स्टेन गनने लिए पहरा दे रहे थे। विंग कमांडर को देखते ही उन्होंने सैल्यूट करते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नर्म अल्फाज में कहा, महाराज आपके पास समय ज्यादा नहीं है, कोशिश करें कि ये जासूस। मैंने विंग कमांडर की बात काटकर कहा, चिंता न करो बच्चा, राम भली करेगा। मैं तहखाने वाली कोठरी में दाखिल हो गया। विंग कमांडर मेरे साथ था। कमरा तंग था। छत से रस्सी के साथ एक धीमा बल्ब लटक रहा था। फर्श पर गंदा कंबल बिछा था जिस पर एक इंसान उसी हालत में पड़ा था कि उसने अपना सर अपने घुटनों में दे रखा था और उसका लिबास चीथड़े बन चुका था। सर के बाल झाड़ बने थे। मैं भला उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था। मैंने विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, बच्चा अब तुम जाओ, 5 मिनट बाद आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कमांडो साथी के सामने कंबल पर बैठ गया और ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ने लगा। विंग कमांडर दरवाजा बंद करके चला गया। मेरे साथी ने अभी तक अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। मैंने देखा कि उसके कान के पास खून की लकीर जमी हुई थी। जब मैं और वो कमरे में अकेले रह गए तो मैंने अपना हाथ कमांडो नंबर 9 के कंधे पर रख दिया। उसने सर उठाया। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था, मगर उसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ गई थी और अजियतें और अकूबतें सह सह कर उसका चेहरा मुर्दे के चेहरे जैसा हो रहा था। मुझे इस बात का एहसास था कि हो सकता है यहाँ खुफिया तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा दिए गए हों। यह भी हो सकता था कि किसी सुराख से खुफिया तौर पर हमें देखा जा रहा हो। चुनाचे मैं बेहद मोहतात था। मैंने आहिस्ता से कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ये वैसे भी जुमानी जुमला था। मेरे साथी कमांडो ने भी मुझे पहचान लिया था, लेकिन मैंने आंखों से इशारा किया कि खबरदार जबान से कुछ ना बोले, खामोश रहो। मैंने आंखों के डेले दाएं बाएं घुमाकर इशारा किया कि हो सकता है हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही हो। फिर ऊंची आवाज में कहा, बच्चा तू क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहा है? क्यों नहीं बता देता कि तेरे साथी कहाँ हैं और तेरे दिल में कौन से राज हैं? मेरे साथी कमांडो ने भी मौके की नजाकत के पेश नजर अदाकारी करते हुए कमजोर मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, मर जाऊंगा, जबान नहीं खोलूंगा। मैं अश्लोक पढ़ने लगा। अश्लोक पढ़ते पढ़ते मैंने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के जतन कर रहा हूँ, घबराना नहीं। फिर साथ ही बुलंद आवाज में कहा, बच्चा थोड़ी देर बाद तू सो जाएगा, फिर मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम सच सच बता दोगे। मैं ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़े जा रहा था। मेरा साथी कमांडो खामोश नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे अपने करीब और विंग कमांडर को एतमाद में देखकर उसे काफी हौसला हुआ था। इस इत्मीनान का तासुर उसके चेहरे पर भी था। मैंने अश्लोकों का जाप तेज कर दिया और फिर बीच में एक पल के लिए खामोश हुआ और निहायत धीमी आवाज में अपने साथी कमांडो के
कान के करीब मुंह ले जाकर यूं जाहिर करते हुए कि जैसे मैं किसी मंत्र का अमल कर रहा हूँ, उसे कहा कि अब तुम्हें ये लोग टॉर्चर नहीं करेंगे, मैं कल या परसों फिर आऊंगा कोई प्लान बनाकर। मुझे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने तेजी से मुंह पीछे हटा लिया और बुलंद आवाज में कहा, अब सच सच बता, तुझे किसने भेजा है और तेरे साथी कहाँ हैं? पीछे से विंग कमांडर भटनागर की आवाज आई, महाराज आप तकलीफ न करें, हमें पता चल गया है कि इसके साथी जम्मू में कहाँ कहाँ है। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मेरा जिस्म बर्फ की तरह एकदम से ठंडा हो गया। मेरे पीछे विंग कमांडर भटनागर के दाएं बाएं दो संतरी मुझ पर स्टेन गन ताने खड़े थे। विंग कमांडर के हाथ में सफेद नायलॉन की रस्सी थी। मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि मेरा भांडा फूट गया है। फिर भी मैंने बड़ी ढिठाई और एतमाद से गरज कर कहा, क्या बात है बच्चा? विंग कमांडर ने अपने साथी के हाथ से स्टेन गन खुद थाम ली और रस्सी उसे देकर कहा, इस नंबर 2 पाकिस्तानी जासूस की मुश्कें कस दो। मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख तू भूल रहा है, तुझे किसी ने गलत इत्तला कर दी है, मैं विष्णु माता का भक्त हूँ। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। वो बोला, तेरा पाखंड खत्म हो गया है, तेरे साथी बाग जोगियां वाले पाकिस्तानी जासूस ने सब बता दिया है, बाकी हम तुझसे पूछ लेंगे, हमें पूछना आता है। इस अरसे में मेरे बाजू रस्सी से पीठ पीछे बांध दिए गए थे। मेरा साथी कमांडो नंबर 9 भी हक्का बक्का होकर रह गया था। विंग कमांडर भटनागर ने स्टेन गन की नाली मेरी गर्दन से लगा दी। बाहर चलो भक्त जी, तुझे विष्णु माता के दर्शन करवाते हैं। मैं यूं जीना चढ़ने लगा कि रस्सी का सिरा एक संतरी ने पकड़ रखा था और 2 स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ था। बैरक के गर्द आलूद दफ्तर में आया तो मेरा दिल धक से रह गया। यहाँ वही इंडियन इंटेलिजेंस का सिख बैठा था जिसने दिन भर मेरा ताकुब किया था। अब सारा मामला मेरे सामने खुल गया। विंग कमांडर भटनागर ने उस सिख CID वाले से कहा, सरदार जी तुम अब जाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। मैं गर्दालूद मेज के पास खड़ा था। विंग कमांडर भटनागर कुर्सी पर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ किए बैठ गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने एक संतरी से कहा, इसका डॉक्टरी मुआयना करो, ये पाकिस्तानी मुसलमान है। 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे डॉक्टरी मुआयने ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू भक्त नहीं हूँ। मैंने सर झुका लिया। विंग कमांडर कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और मुझे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, बड़ा पाखंड रचाया था ना तूने, पर तुझे पता नहीं कि ये जम्मू छावनी है और मैं के भटनागर हूँ। मुझसे आज तक दुश्मन का कोई एजेंट बच नहीं सका। अब मैं तुमसे वो बातें उगलवाऊंगा जो तुम अपने साथी से पूछने का ढोंग रचा रहे थे। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मैं पीछे दीवार से टकराकर एक तरफ गिर पड़ा। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए और क्वार्टर गार्ड के नीचे एक तंगो तारीक कोठरी में डाल दिया। सारी रात मैं कोठरी में पड़ा रहा। मेरी कलाई की घड़ी संतरी उतार कर ले गया था। मेरा लिबास साधुओं का था। मेरी सरसरी सी तलाशी ली गई और खुदा का शुक्र है कि सांप का मन का सिधा की निशानी मेरे पास महफूज रही। वक्त का मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। कोठरी में घुप अंधेरा था। वक्त एक अजियत बख्श एहसास के साथ रींगता रहा। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे कि दरवाजा खुला। जीने में दिन की रोशनी दिखाई दी। 2 मुसल्लाह सिख संतरी दरवाजे की तरफ खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों में मलबूस दुबला पतला आदमी अंदर आया। दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने आते ही कोठरी की बत्ती रोशन कर दी। बड़ी अपनायत से मेरे पास बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा टिफिन कैरियर था। उसने डिब्बा खोला और बड़ी राजदारी से बोला, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो यहाँ जम्मू एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन कश्मीर जरूर आजाद होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। मेरा नाम गुलाम मीरा है, लो चाय पियो। उसने छोटे से कप में चाय डाली। टोस्ट का एक टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं खामोशी से टोस्ट खाने लगा। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और उसकी अपनी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, लेकिन मुझे टोस्ट और चाय की अशद जरूरत थी क्योंकि आगे मैं अजियत के एक तवील सिलसिले से गुजरने वाला था। इस टॉर्चर के लिए मैं अपने जिस्म को पहले ही तैयार कर रहा था क्योंकि मैं उनके टॉर्चर से अब बच नहीं सकता था। गुलाम मीरा बराबर बातें किए जा रहा था। वो लाहौर, सियालकोट और कराची की बातें करने लगा। मैंने 4 टोस्ट खा लिए थे और चाय का दूसरा कप पी रहा था। मैंने गुलाम मीरा की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मुसलमान जरूर हूँ मगर जुनूबी हिंद का रहने वाला हूँ। गुलाम मीरा बोला, जुनूबी हिंद के थे तो फिर तुम इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने क्यों आए? मैंने कहा, इसलिए कि विंग कमांडर चाहता था कि मैं पाकिस्तानी जासूस से राज उगलवाऊं। गुलाम मीरा एक सेकंड के अंदर अंदर हिंदू डोगरा बन गया। उसने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कप मेरे हाथ से छूटकर परे गिर पड़ा। बोला, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। और ये कहता हुआ 2-4 ठुड्डे मेरे पेट पर मारकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। बत्ती जलती रह गई थी। मुझे दीवारों पर स्याह धब्बे नजर आए। ठुड्डों से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर मैं सुकड़ा सिमटा बैठा रहा। फिर जरा अफाका हुआ तो उठकर दीवार के काले धब्बों को देखा। ये मुझे इंसानी खून के छींटे लगे। मेरी कमर में चूंटियां सी रेंगने लगी। उस हिंदू डोगरे के जाने के कोई 20-25 मिनट बाद 4 संतरी खटाक
खटाक करते कोठड़ी में आ गए। इनमें से 2 संतरियों के हाथों में स्टेन गन्ने थी, 2 खाली थे। उन्होंने आते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जीने पर घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर सुर्ख सी रोशनी फैल गई। इसका मतलब था कि बाहर दिन की रोशनी है। मुझे कुछ देर तक चला कर ले जाया गया, फिर उठाकर किसी ट्रक में डाल दिया गया। सीट से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई ट्रक है। फिर ट्रक के पीछे तरपाल गिराने की आवाज आई और ट्रक स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।